सेल डिविजन। नाउ हमने जो प्रीवियस लेसन्स देखे उसमें सेल थियरी नाम का छोटा सा टॉपिक देखा था, याद आ रहा है? सेल थियरी, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट था कि एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट? ये जो पॉस्टुलेट था उसका एक्सप्लेनेशन हमको सेल डिवीजन में लेना है, यानी हाउ सेल डिवाइड्स एंड वी गेट द डॉटर सेल्स। ये जो मेन पॉस्टुलेट था इसका कि पहले कोई एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है जिसके बाद हमको आफ्टर सेल डिवीजन वी गेट द न्यू डॉटर सेल्स, एंड द डॉटर सेल्स जब फुल्ली ग्रो होते हैं तो दे आर कन्वर्टेड इनटू सेल। सो ये जो लेसन है सेल डिवीजन, इसमें हमको जो सेल डिवीजन के स्टेप्स होते हैं वो सीखने हैं। सेल डिवीजन के टाइप पता है आपको? सेल डिवीजन के टाइप पता है? नाम तो पता होगा, मुझे बाकी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो तो फेजेस हो गई। दो टाइप के सेल डिवीजन्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड एक होता है मियोसिस, राइट? नाउ ये जो हम ये जो बोल रहे हैं ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मेन दो टाइप होते हैं, एक और एक होता है जिसको अमाइटोसिस कहते हैं, वो क्या है बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो हमने बोला कि माइटोसिस एंड मियोसिस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स। सो ये हो गए डिवीजन फेज जो हो गई, उसके ये दो टाइप होते हैं। लेकिन सेल डिवीजन में जाने से पहले भी एक दूसरे फेज में होती है जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं, यानी कि वो एक प्रिपरेटरी फेज होती है सेल की, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करती है फॉर द जो फर्दर सेल डिवीजन होने वाला है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करती है। वो जो फेज होती है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रिपरेटरी फेज है, ये अगर हम इसको ए बोलते हैं तो ए प्लस आगे जाके जो सेल डिवीजन होगा यानी बी, ये ए प्लस बी मिला के पूरा जो तैयार होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेल साइकिल। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? सी यहाँ पर आपको एक सेल साइकिल का मीनिंग हमको पता है कि एक पॉइंट पर अगर शुरू होता है तो अगेन उसी पॉइंट पर आगे खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या है? इट इज एक्चुअली एक सीक्वेंस होता है डिफरेंट इवेंट्स का, इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट जिसमें सेल डिवाइड होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, दो कैटेगरीज नहीं बोल सकते, दो फेजेस में डिवाइड की गई है। एक होता है प्रिपरेटरी फेज जिसको हम बोल सकते हैं इंटरफेज। ये जो मैं अभी कलर से कर रही हूँ, ये जो इतना फेज है ना, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज। इस फेज में सेल खुद को प्रिपेयर करती है ये जो फेज होगी उसके लिए, सो दिस इज इंटरफेज। एंड उसके बाद जो आती है वो है एम फेज। नाउ एम फेज जो है वो माइटोसिस भी हो सकता है या मियोसिस, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ डिवीजन इज गोइंग ऑन। समझ में आ रहा है इतना तो? हेलो हुसैन, रोहित, यस मैम। ठीक है। सो सेल साइकिल क्या है? इट इज अ sequential event which occur in the life of the cell, ठीक है। बेसिकली हमने लाइफ बिगिन होती है, तो लाइफ बिगिन जब होती है, लाइफ शुरू जब होती है तो वो सिंगल सेल से शुरू होती है, दैट इज जाइगोट, बराबर है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी गेट अ सिंगल सेल व्हिच इज कॉल्ड एज जाइगोट। एंड ये जो जाइगोट है ये आगे डिवाइड होता जाता है, माइटोसिस होगा वहां पर। डिवाइड होने के बाद एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमको मिलता है। तो ये जो डिवीजन है वो डिवीजन कैसे होती है ये हमको यहाँ पर देखना है।
cell cycle, it is the sequential events occurring in the life of cell. There are two phases of cell cycle, that is interphase and M phase. So दो phases होते हैं. इंटरफेस सबसे बड़ा होता है सेल साइकिल में, वेराज एम फेज जो है वो बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्लीट करने में. ड्यूरिंग इंटरफेस द सेल अंडरगोज ग्रोथ और रेस्ट एज पर द नीड. सो इंटरफेज में बेसिकली रेस्ट, अभी ये जो रेस्टिंग पीरियड होता है जिसको हम जीरो फेज भी बोलते हैं, उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर बताया कि जो इंटरफेज होता है उसमें एक्चुअली जो आगे जाके ये जो एम फेज आने वाली है, या इस एम फेज के लिए जो सेल को खुद को प्रिपेयर करना होता है, वो सारे काम होते हैं इंटरफेज में. और अगर सेल डिवीजन में नहीं जाने वाली है तब हम उसको बोलते हैं कि इट विल बी अ रेस्टिंग फेज. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अगर हम सपोज एक्स नाम की सेल कंसिडर करते हैं, तो एक्स नाम की अगर सेल है वो इंटरफेज में, इफ इट इज गोइंग टू डिवाइड, तो इंटरफेज में वो क्या करेगी, खुद को प्रिपेयर करेगी. अभी प्रिपेयर करना मतलब क्या होता है, आगे जाके सेल डिवीजन में जो न्यूक्लियस है वो इक्वली डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिवाइड होगा, या जो भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हमने लास्ट लेसन में सीखे, वो सेल ऑर्गेनेल्स भी डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं. तो ये प्रिपेयर करना, इनका सिंथेसिस करना, यानी डीएनए सिंथेसिस, जो डिफरेंट प्रोटीन्स लगते हैं उनका सिंथेसिस. ठीक है. सो ये सारे जो काम होते हैं, ये काम होते हैं इंटरफेज में. एंड अगर सेल एम फेज में नहीं जाने वाली है तो इंटरफेज में सेल रेस्टिंग पीरियड में होती है, जिसको हम G0 फेज भी बोलते हैं. ये जो G0 होता है या रेस्टिंग फेज होता है, ये खत्म होने के बाद अगेन सेल जो है वो डिवीजन फेज में चली जाती है. दिस इज अ नॉर्मल साइकिल. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. G0 के बारे में आपको आपके टेक्स्ट बुक में कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई कुछ भी बताया नहीं है. यहाँ पर सिर्फ रेस्टिंग फेज है, इसलिए वो क्या होता है तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया. ड्यूरिंग इंटरफेज सेल्स अंडरगो ग्रोथ or they undergo the resting period. During M phase the cells undergo division. So जो डिवीजन हम बोल रहे हैं, प्रॉपर जो डिवीजन होती है वो इस फेज में होती है. इस फेज को हम बोलते हैं एम फेज. एम माइटोसिस का एम या मियोसिस का एम, दैट इज व्हाई इट इज एम फेज. इंटरफेज अल्टरनेट्स विद द पीरियड ऑफ डिवीजन. सो इस तरीके से ये अल्टरनेट आता है, यानी इंटरफेज, M phase, उसके बाद again interphase, M phase. So in this way interphase and M phase they alternate with each other. Now interphase में क्या क्या changes होते हैं cells में, वो हमको यहाँ पर देखना है. Basically interphase में सेल सबसे ज्यादा टाइम के लिए रहती है और सबसे ज्यादा चेंजेस जो होते हैं सेल में वो सारे के सारे होते हैं ड्यूरिंग द इंटरफेज. नाउ इन दिस इज द स्टेज बिटवीन. अभी हमको ये पता चल गया क्योंकि हमने क्या बोला कि इंटरफेज एंड एम फेज दे अल्टरनेट विथ ईच अदर. अल्टरनेट होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो है इंटरफेज एंड सेल डिवीजन, ये सक्सेसिवली एक दूसरे को फॉलो करते हैं. इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच सेल इज हाईली एक्टिव. सो अभी जो ये डायग्राम देगा उसमें भी हमने देखा कि ये जो है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है. एंड इस फेज में सेल जो होती है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर करनी होती है. सेल की ग्रोथ होती है, और उसके बाद जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, उनका डुप्लीकेशन होता है, यानी डबल ऑर्गेनेल्स तैयार होते हैं. क्योंकि जब हम माइटोसिस सीखेंगे तो हमको ये सीखना है कि जो सिंगल सेल है उसके बाद डिवीजन के बाद हमको दो आइडेंटिकल सेल्स मिलती है. जब दो आइडेंटिकल सेल्स मिलेगी तो सारा जो भी मटेरियल होगा सिंगल सेल का वो इक्वली डिवाइड होगा. करेक्ट ना? उसी तरीके से ऑर्गेनेल्स फिर यहाँ पर डुप्लीकेट होते हैं. उसके बाद डीएनए डुप्लीकेशन, उसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं. अगर सिंगल सेल में हमको पता है कि जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट होना है, डबल होना है, क्योंकि आगे जाके जो दो डॉटर सेल्स तैयार होंगे उनमें इक्वली उसको डिवाइड होना पड़ता है. एट द सेम टाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो डिफरेंट प्रोटीन्स लगते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो होता है वो भी इंटरफेज में लगता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ हाईली
active phase of the cell division or cell cycle, sorry. So interphase is the highly active stage of cell cycle and उसके बाद फिर cell M phase में enter करेगी. The interphase is divided into three subphases as G1 phase, S phase and G2 phase. Now G1 phase यानी जो first growth phase जिसको हम बोलते हैं, S phase यानी synthesis phase होता है, G2 phase यानी second growth phase. इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि तीन सब फेजेस में इंटरफेज डिवाइड की गई है, G1, S phase एंड G2 phase. समझ में आ रहा है? Yes. सी जब नॉर्मल सब चल रहा था तो उस वक्त ये जो सेल साइकिल की डायग्राम है वो ड्रॉ करने के लिए आती है, या अदरवाइज आपको कुछ एरोज दिए जाते हैं, आपको वहां पर क्या है उसका एक्सप्लेनेशन क्या, लाइक यहाँ पर G2 फेज है या जो फंक्शंस होते हैं उस फेज में, ये आपको वहां पर मेंशन करना पड़ता है. इस तरीके से क्वेश्चन इस डायग्राम का आता था पहले. अभी ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? Yes. So interphase is divided into three subphases, namely G1 phase, S phase and G2 phase. अभी ये जो डिफरेंट सब phases है उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये हमको देखने. यही इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या मेन जो है ना हमारे लिए ध्यान में रखने के लिए वही कि कौन से फेज में या कौन से सब फेज में क्या क्या चेंजेस होती है सेल में, या क्या क्या ग्रोथ में क्या क्या ऐड होता है उसमें. G1 phase, this is also called as first gap phase or first growth phase. That is why G1 है, gap और growth का G, and first है, that is why first. It starts immediately after the cell division. So, जब सेल डिवीजन कंप्लीट कर लेती है इमीडिएटली वो इंटरफेज में चली जाएगी. इंटरफेज की पहली जो फेज है G1 वो फॉलो करना शुरू कर देगी. तो उस फेज में क्या होगा, इट्स सेल परफॉर्म्स आरएनए सिंथेसिस. नाउ इसमें ये जो है ना इसको ज्यादा मतलब ये जो पॉइंट्स है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आरएनए सिंथेसिस होगा. आरएनए सिंथेसिस में हमको ये पता है कि आरएनए के तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. तो ये तीनों टाइप के आरएनए जो होता है ये इनका सिंथेसिस G1 फेज में होगा. प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग दिस फेज. सो इस फेज में ये तीन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज जो मेम्ब्रेन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के उनका सिंथेसिस का काम G1 फेज में होता है. यहाँ तक क्लियर है? जो नेक्स्ट फेज है दैट इज सिंथेसिस फेज और एस फेज. इस फेज में जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन ये हम बोल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है एस फेज में. Now this is the synthesis phase in which DNA is synthesized or replicated so that the amount of DNA per cell doubles. तो replication कितना होगा, जो भी DNA previously present होता है सेल में उससे डबल अमाउंट DNA का फॉर्म हो जाएगा S फेज में. अगर X है तो 2X तैयार होगा S फेज में. Histone proteins are also synthesized during this phase. So जो डीएनए को या डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अटैच रखने के लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं दोज आर हिस्टोन प्रोटीन्स. सो हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी एस फेज में होता है. यानी एस फेज में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन एंड फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. जो नेक्स्ट फेज आता है इंटरफेज का दैट इज G2 फेज. अगेन G2 फेज में जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो यहाँ पर होता है, आरएनए सिंथेसिस है वो भी यहाँ पर होगा. यानी G1 में जो भी प्रोसेसेस होते हैं वही थोड़ी सी इसमें भी आगे कंटिन्यू होते हैं. G2 is the second growth phase during which the nucleus increases in volume. अभी न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है,
आरएनए सिंथेसिस हो चुका है, अभी ये सारी चीजें जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। हमने लास्ट लेसन जो सीखा उसमें देखा, आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस, मतलब दैट इज द साइट ऑफ RNA synthesis and DNA replication. Nucleus is the site of all these events. So that is why जो साइज होगा न्यूक्लियस का वो अभी इंक्रीज हो जाएगा. Metabolic activities essential for the cell occur during this phase. So cell division के लिए जो metabolic activities की जरूरत होती है वो यहाँ पर start हो जाती है. Various different proteins जो cell division के लिए necessary होते हैं वो भी यहाँ पर prepare होना शुरू हो जाते हैं. So various proteins necessary for cell division are synthesized during this phase. अभी ये जो proteins है G1 में synthesize होने वाले proteins and G1 एंड G2 में जो भी सिंथेसाइज होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पर सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फॉर्म करने के लिए जो डिफरेंट प्रोटीन्स लगते हैं वो फॉर्म होते हैं G1 फेज में, वेरास G2 फेज में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो सेल डिवीजन के लिए जो लगते हैं उसके लिए होता है. समझ में आ रहा है? मैम G1 बताओ वापिस. सी G1 फेज यानी सबसे पहली फेज आएगी इंटरफेज में, उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, जो आरएनए लगता है सेल डिवीजन या दूसरे सेल के लिए फॉर्मेशन के लिए. सो वो फॉर्मेशन आरएनए सिंथेसिस यहाँ पर होगा. आरएनए 3 टाइप के होते हैं, ये हमने सीखा है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. सो ये तीनों टाइप के आरएनए जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं G1 फेज में. दूसरा इवेंट जो है नेक्स्ट इवेंट दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स सेल के होते हैं वो ऑर्गेनेल्स फॉर्म होने के लिए जो प्रोटीन नेसेसरी होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस G1 फेज में होगा. एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल के वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं. तो ऐसे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आगे जाके फॉर्म होंगे उनका जो मेम्ब्रेन होगा उसका सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो G1 फेज में होता है. सो दीज आर द 3 important events which occur in G1 phase. RNA synthesis, protein synthesis and membrane synthesis. समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है. S फेज में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो होगा यहाँ पर. एंड जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा S फेज में. एट द सेम टाइम हिस्टोन प्रोटीन्स भी फॉर्म होते हैं. उसके बाद जो थर्ड सब फेज आती है दैट इज G2 फेज. उसमें क्या होगा, जो अगेन प्रोटीन सिंथेसिस. अभी ये प्रोटीन सिंथेसिस G1 फेज से डिफरेंट कैसा है, सो सेल डिवीजन के लिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज में जो प्रोटीन्स लगते हैं उनका फॉर्मेशन होता है G2 फेज में. मैंने एक सेंटेंस बोला था पहले जो 2 लेसन्स हमने सीखे उस टाइम, कभी तो बोला था कि जो भी एंजाइम्स लगते हैं एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए सेल में एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. बहुत स्मॉल अमाउंट में लगते हैं ये एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. ये हमने सीखा था, राइट? शायद रोहित था उस वक्त. रोहित याद आ रहा है? सो एवरी एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में ही होता है एंड वही एंजाइम फॉर्मेशन का काम जो है उसी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम. सो वही प्रोटीन्स जो होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन दे आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज. अगेन आरएनए सिंथेसिस भी यहाँ पर होगा. इन एनिमल सेल्स अ डॉटर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स अपीयर नियर द प्री एग्जिस्टिंग पेयर. सो जो सेंट्रियोल्स होते हैं, लास्ट लेसन जो हमने सीखा सेल ऑर्गेनेल्स का, सो सेल ऑर्गेनेल्स वाला जो लेसन था उसमें सबसे लास्ट ऑर्गेनेल हमने देखा सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स का हमने वहां पर फंक्शन देखा था कि दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल्स? क्या फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल्स? जिसको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं ना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. अभी ये क्या है आगे जाके और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा. हमने फंक्शंस में देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल एपरेटस जो होता है वो फॉर्म करने का काम सेंट्रियोल्स करते हैं. सो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये डबल हो जाते हैं G2 फेज में, क्योंकि दो आगे जाके जो डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें ये लगेगा. दूसरा सेल डिवीजन के टाइम जो एस्टर फाइबर्स होते हैं
वो नेसेसरी होते हैं, वो फॉर्मेशन का काम सेंट्रियोल्स करते हैं. नाउ अगेन हमने ये भी देखा था कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं. दैट इज व्हाई यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इन एनिमल सेल्स a pair of daughter centrioles appear near the pre-existing pair. Only one pair is present उसके सामने और एक पेयर सेंट्रियोल्स का तैयार हो जाता है इन द G2 फेज. यहाँ तक क्लियर है तीनों सब फेजेस इंटरफेज की? Yes, पक्का क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद जो आएगा, मतलब हमने अभी तक या सेल ने क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक का जो भी उसका ड्यूरेशन था वो कंप्लीट कर दिया. अभी सेल कहाँ पर जाएगी? एम फेज में, यानी डिवीजन फेज में चली जाएगी. सो एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस. एम फेज इन्वॉल्व्स कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. नाउ यहाँ पर जैसे हमने इंटरफेज के 3 सब फेजेस देखे थे, उसी तरीके से एम फेज या जो डिवीजन फेज होता है उसमें 2 फेजेस इन्वॉल्व होती है. एक होता है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस. कैरियन का मीनिंग मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं. कैरियन यानी न्यूक्लियस होता है. सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस सबसे पहले होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस. काइनेसिस यानी डिवीजन होता है. साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है नेक्स्ट फेज में. सो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, हमको 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे. उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड देन हमको जितने भी सेल मिलने हैं वो मिल जाएंगे. ठीक है, अभी मैंने जितने भी मिलना है ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर सेल अंडरगोज माइटोसिस हमको 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, एंड अगर सेल मियोसिस में जाती है तो हमको 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं. वो कैसे मिलते हैं वो बात की प्रोसेस है. दैट इज व्हाई मैंने अभी बोला कि जितने भी मिलेंगे उतने मिलेंगे. तो पहला जो होगा, सबसे पहला वो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. So these are the 2 phases in M phase. Karyokinesis is the division of nucleus into 2 daughter nuclei, whereas cytokinesis is the division of cytoplasm resulting in the 2 daughter cells. See, 1 minute. ये नीचे का कुछ देखो मत, अभी सिर्फ मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ वो देखो. जब सेल डिवाइड होती है ना, तो मैं जैसे अभी एक्सप्लेन किया उन्होंने कि 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं यहाँ पर. ठीक है ना, ये डॉटर न्यूक्लिया है. एंड जब यहाँ पर साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तब हमको इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स मिलेगी. तब तक हम उसको डॉटर न्यूक्लियाई ऐसे ही बोलेंगे. आगे जाके इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? yes, ma'am. आफ्टर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हमको 2 प्रॉपर सेल्स मिलेंगे. तब तक न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है, देन हम उसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं. दैट इज व्हाई यहाँ पर ऐसे मेंशन किया है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद हमको 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिलेंगे एंड साइटोकाइनेसिस के बाद हमको 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे. ठीक है, सो अभी हमने जो देखा दैट वाज द सेल साइकिल. सेल साइकिल का डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए. सेल साइकिल का डेफिनेशन यहाँ पर है, सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑकरिंग इन द लाइफ ऑफ अ सेल, इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. नाउ ये सीक्वेंस क्या होता है? सेल अंडरगोज इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज इज सब डिवाइडेड इनटू 3 phases, that is G1 phase, S phase, G2 phase. G1 phase में important क्या क्या इवेंट्स होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस. दूसरा जो एस फेज है उसमें होगा डीएनए रेप्लिकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस. एंड प्रोटीन जो G2 फेज है उसमें प्रोटीन्स नीडेड फॉर सेल डिवीजन उनका सिंथेसिस होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है. ये मेन फंक्शंस जो है वो होते हैं G2 फेज में. जो न्यूक्लियस होता है वो डबल साइज में हो जाता है यहाँ पर. उसके बाद जो आती है वो होता है एम फेज. एम फेज इट मीन्स एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस. नाउ दिस एम फेज इज सब डिवाइडेड इनटू 2 phases, that is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, division of nucleus, and cytokinesis, division of cytoplasm.
अभी ये जो एम फेज है उसके प्रॉपर सी यहाँ पर हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे 4 फेजेस माइटोसिस में हमको दिखाई देती है। अभी ये जो फेजेस है ना ये इतनी जल्दी जल्दी एक दूसरे में ट्रांसफर मतलब हम इसको आइडेंटिफाई एक्चुअली नहीं कर पाते, लेकिन फॉर मतलब हमारे लिए ये स्टडी करना इजी हो जाए इसलिए हमने इनको एक्चुअली इन 4 फेजेस में डिवाइड किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम, मेरे टेक्स्ट बुक में और एक है कार्योकिनेसिस क्या म्हणजे तिथं 5 आहेत क्या है? प्रोफेज, दीज आर द मेटाफेज. पार्ट्स, बरोबर है। दीज आर द जैसे हमने क्या बोला कि एम फेज जो है उसके 2 फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सो दीज 4 आर द फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। एंड जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगा तो सेल साइटोकाइनेसिस में जाएगी एंड 2 डॉटर सेल्स हमको डिफरेंट मिल जाएंगे। सो बेसिकली दीज आर द फेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। समझ में आ रहा है? यही बोलना Yes, था ना ma'am. रोहित आपको? राइट रोहित, Yes. यही यही सजेस्ट कर रहे थे ना आप? ओके ठीक है। नाउ यहाँ पर जो G0 फेज है ना उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया। सम सेल्स डू नॉट हैव गैप फेज इन देयर सेल साइकिल, whereas some cells they spend maximum part of their life in gap phase. Search about this said to be G0 phase. So G0 phase यानी रेस्टिंग फेज या गैप फेज भी हम बोल सकते हैं उसको। इस फेज में सेल फॉर सम टाइम रेस्ट करती है and then again it will enter in the cell division. कभी कभी G0 फेज में ही सेल रह जाती है, जब उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा डिवीजन या आगे जाके उसको डिवाइड नहीं होना है। और दूसरा एक मेडिको मतलब मेडिकल इससे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट होता है कि जो G0 में सेल होती है ना वो अगेन जब डिवीजन में सम टाइम्स आती है। अभी आपको कैंसर के बारे में तो पता होगा ना, उसमें क्या होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ये शुरू हो जाता है। तो उसके बाद फिर जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स या जो भी ऐसे बनेगा उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। दैट ट्यूमर कुड बी ऑफ कैंसर वगैरह। इतना बेसिक नॉलेज तो हमको है, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. हाँ, तो अगर G0 फेज में कोई सेल चली गई है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होता है वो जो सेल होती है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू हो जाता है उसका एंड देन ट्यूमर फॉर्म होगा। वो कैंसर का है या बेनाइन होता है वगैरह वगैरह वो आगे की चीज है। लेकिन कैंसर डेवलप जब होता है तो ध्यान में इतना रखना है कि सेल साइकिल में यहाँ पर कहीं तो गड़बड़ी हुई है उस पर्सन में। दैट इज व्हाई द सेल्स आर डिवाइडिंग मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हैपेंस यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब तक जो देखा हमने वो सेल साइकिल देखा क्या था। अभी यहाँ पर सेल डिवीजन के टाइप क्या है वो देख रहे हैं। दो तो हमको पता है माइटोसिस एंड मियोसिस। यहाँ पर और एक एडिशनल हमको देखना है जिसको हम अमाइटोसिस बोलते हैं। नाउ माइटोसिस एंड अमाइटोसिस में फर्क क्या है? तो सी एट द एंड ऑफ माइटोसिस हमको 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे। सिमिलरली एट द एंड ऑफ अमाइटोसिस 2 डॉटर सेल्स ही मिलते हैं। लेकिन माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स मिलते हैं दीज आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट सेल। कार्बन कॉपीज होती है पेरेंट सेल की, जेरोक्स जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके से होते हैं, यानी जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट सेल होगा। लेकिन अमाइटोसिस में जो ये डिवीजन होता है वो थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, वो जेनेटिकली एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते, तब हम उसको अमाइटोसिस बोलते हैं। बाकी प्रोसेस जो होती है वो सेम होती है। माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइटोसिस में आफ्टर माइटोसिस वी गेट 2 daughter cells which are exactly genetically similar to the parent cell, whereas in amitosis जो ये जो जेनेटिक डिवीजन है ना वो इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस क्या है वो? माइटोसिस एंड अमाइटोसिस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। 3 kinds of cell division are found in animal cells. These are amitosis or direct division, mitosis इनडायरेक्ट डिवीजन, मियोसिस और इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। अभी ये क्या है देखते हैं। सी एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि जो
डीएनए डिवाइड होगा वो अलग अलग होगा माइटोसिस में। डायरेक्ट डिवीजन माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यानी इस स्टेप में डिवीजन होता है, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा एंड देन माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अमाइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अमाइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ये एट द सेम टाइम होते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिवीजन एंड दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डिवीजन। समझ में आ गया? हुसैन एंड रोहित समझ में आया नहीं आया? Yes. पक्का? यस मैम, ठीक है। समझ में आया। एंड मियोसिस को दूसरा नाम जो है रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस अमाइटोसिस में जनरली जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम टू सेम रहता है। मियोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उससे हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में, दैट इज वाई इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। यानी इफ अगर डिवीजन में जाने वाली जो सेल है उसका डीएनए काउंट 2n है, तो डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स हमको मिलेंगे उसमें काउंट जो होगा वो क्रोमोसोम्स का n होगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। वेराज माइटोसिस जो होता है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन यानी इक्वल इक्वल रहता है। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोमल नंबर n है तो डॉटर सेल्स में ही n ही रहेगा। दिस इज इक्वेशनल डिवीजन, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। अभी सिर्फ मेंशन किया है, इतना ध्यान में रखो ये कैसे होता है, जब हम देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, उस वक्त डिटेल में क्लियर कट हो जाएगा। माइटोसिस कैन बी परफॉर्म बाय हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स। सो आपको माइटोसिस एंड मियोसिस इनका डिफरेंस पूछा जाता है, उसमें से ये एक पॉइंट है। माइटोसिस जो होता है वो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल कोई भी सेल कर सकती है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मीनिंग पता है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड का मीनिंग पता है क्या? हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मीनिंग पता है या नहीं है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? रोहित, हुसैन, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस मैम। हैप्लॉइड का मीनिंग क्या है, डिप्लॉइड का मीनिंग क्या है, बता सकते हो? हैप्लॉइड सिंगल। हाँ, यानी सी एक्स नहीं सॉरी एन होता है यहाँ पर, एन एन जो लेटर होता है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। दिस इज हैप्लॉइड। नाउ ह्यूमंस में सिंगल सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। हाँ, अभी क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, बराबर है ना? Yes. तो हमारी जो सेल होगी, बॉडी सेल होगी, दैट विल बी 46 यानी 2n। अगर ये जो 2n है ये n में कब कन्वर्ट होता है? जबकि सी बॉडी में हर एक सेल जो है ना, सेल्स दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? सोमैटिक सेल्स एंड गैमेट सेल्स। ठीक है, तो गैमेट सेल जो होता है वो हमेशा n होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि दो गैमेट एक साथ आके फिर हमको 2n मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, देन हमको 2n मिलता है। दैट इज व्हाई गैमेट सेल जो होते हैं वो हमेशा n होते हैं, n यानी हैप्लॉइड होते हैं, एंड 2n यानी हमारे बॉडी के जो भी डिफरेंट जितने भी सेल्स है वो सारे 2n है, जिनमें 46 क्रोमोसोम्स टोटली प्रेजेंट होते हैं। गैमेट सेल्स में इसके हाफ हाफ नंबर होता है, दैट इज 23 एंड 23। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes मैम। ठीक है। सो हैप्लॉइड सेल हो या डिप्लॉइड सेल हो, दोनों टाइप की सेल माइटोसिस कर सकती है, बट मियोसिस जो होता है वो ओनली डिप्लॉइड सेल में ही होता है। ठीक है, ये एक
डिफरेंस का पॉइंट है यहाँ पर. माइटोसिस कैन बी परफॉर्म बाय हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स, बट मियोसिस कैन बी परफॉर्म बाय डिप्लॉइड सेल्स ओनली डिप्लॉइड सेल्स जो होती है ना, 2n वाली सेल्स होती है ना, वही मियोसिस करती है. n वाली सेल्स मियोसिस कभी भी नहीं करेगी. In honeybees, drones develop from the haploid unfertilized eggs, whereas in यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ये हमको 12th में सीखना है ऐसे क्यों होता है. जो हनीबीज होती है या ड्रोन्स होती है उनमें हैप्लॉइड सेल्स जो होती है उन्हीं से, यानी एन जो होता है ना, उन्हीं से आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी n+n हो के जो आगे होता है वो प्रोसेस होने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है. इसी को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एंड नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हो जाती है. उस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं. पार्थेनोजेनेसिस प्लांट्स भी शो करते हैं, एनिमल्स भी शो करते हैं. यहाँ पर हमको एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया है. हनी बीज वगैरह जो होती है उनमें हैप्लॉइड सेल से भी दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. ठीक है. इन हनी बीज अनफर्टिलाइज्ड एग्स से भी हमको न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेगा. इन मर्चेंटीना haploid spores form gametophyte by mitosis. So मर्चेंटीना जो है या मर्चेंटिया जो है उसमें ये इसी तरीके से हैप्लॉइड सेल जो होती है, स्पोर जो होता है, उससे हमको गैमेटोफाइट मिलता है. अभी ये गैमेटोफाइट वगैरह जो है ना, ये शायद आपका जो प्लांट क्लासिफिकेशन का लेसन है उसमें ये था, देखेंगे वो भी लेसन लेना पड़ेगा हमको. ओके. ये सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल्स याद रखना है कि हमेशा फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बिना भी आगे की प्रोसेस होती है. ये जो होता है उसको हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं. दैट इज व्हाई यहाँ पर ये एग्जांपल्स उन्होंने दिए. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. मेन यहाँ पर एक ही पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि माइटोसिस can happen or it can be performed by haploid as well as diploid cell, whereas जो meiosis होता है वो only diploid cell ही कर सकती है, दूसरी सेल नहीं कर सकती है. ठीक है. Now जो पहला टाइप है डिवीजन का, that is amitosis. It is the simplest mode of cell division. During amitosis, nucleus elongates and a constriction appears somewhere along its length. This constriction deepens and divides the nucleus into two nuclei. This is followed by the division of cytoplasm, which results in the formation of two daughter cells. यहाँ पर एक मैंने डायग्राम आपको बताया था. So see, ये जो है ना टीलोफेज वगैरह, इसको अभी मत देखो. माइटोसिस में यही सेम होता है कि सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा. एट द सेम टाइम साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे डिवाइड होता है एंड दोनों डिवाइड होके ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन फरो है ये अपियर होके ये डीप हो जाएगी. एंड यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा ऐसे ये होके आपको दो जो डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब सेल जो होते हैं वो पूरी दो अलग अलग सेल्स मिल जाएगी. दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस. माइटोसिस एकदम सिंपल होता है. This division occurs in unicellular organisms, abnormal cells, old cells and in fetal membrane cells. So amitosis जो होता है उसके एग्जाम्पल्स क्या है, कहाँ पर amitosis हमको दिखाई देगा. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें हमको amitosis दिखाई देगा. कुछ एबनॉर्मल सेल्स जो होते हैं ना, जैसे हमने अभी देखा कि कैंसर सेल्स G2 फेज में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो वहां पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स शुरू हो जाता है. इसको हम एबनॉर्मल सेल्स बोलते हैं. तो इनमें अमाइटोसिस हो सकता है. जो ओल्ड सेल्स है, मतलब जिनका लाइफ स्पैन अभी खत्म होने को आ रहा है, ऐसे जो सेल्स होते हैं उनमें हमको अमाइटोसिस दिखाई देगा. एंड इन फीटल मेम्ब्रेन सेल, जो फीटस में जो मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें अमाइटोसिस की प्रोसेस होती रहे. सो दीज आर द एग्जांपल्स कि कहाँ पर अमाइटोसिस होता है. क्लियर है यहाँ पर अमाइटोसिस क्या है? Now what is karyogram or karyotype? सी कैरियोग्राम और कैरियोटाइप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको भी पता है कि ह्यूमन सेल में 46
क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर एक क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि कौन सा क्या, मतलब उसका साइज शेप अलग अलग होता है। 23 पेयर्स जो है वो सारे के मतलब ये एक दूसरे से एकदम सेम सेम होते हैं ऐसे कुछ नहीं, अलग अलग होता है। तो कैरियोग्राम का मीनिंग क्या है कि ये जो सिंगल सेल है या सिंगल सेल में न्यूक्लियस में जो भी 23 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसका हम चार्ट निकालते हैं कि फर्स्ट क्रोमोसोम सेकेंड थर्ड फोर्थ कैसे होता है क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोग्राम, उसी को हम कैरियोटाइप भी बोलते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन है दैट इज माइटोसिस। नाउ माइटोसिस का एक पॉइंट हमने देखा कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल बोथ द सेल्स कैन अंडरगो माइटोसिस। This type of cell division in which cell divides to form two similar daughter cells which are identical to the parent cells. So mitosis की speciality क्या है, इसमें जो दो daughter cells form होते हैं at the end of mitosis, they are exactly identical to the parent cell. Exactly identical का मतलब क्या है, डीएनए वाइज उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम टू सेम उनके पेरेंट के जैसे होते हैं, जेरोक्स कॉपी कॉपी जिसको हम बोल सकते हैं, सॉरी। सो एकदम आइडेंटिकल होते हैं माइटोसिस में। दैट इज वाई इसका फायदा क्या है कि जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है ना वो मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। सी हमारे बॉडी में अदर देन गैमेट सेल्स जो है ओनली जो जर्म सेल्स होते हैं उन्हीं में सिर्फ मियोसिस की प्रोसेस होती है। बाकी के जो भी सोमैटिक सेल्स है उनमें माइटोसिस होता है। अभी माइटोसिस का हमने यहाँ पर एक स्पेशलिटी देखी कि सेल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल्स से। आइडेंटिकल होते हैं यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो सिमिलर होता है, एकदम सेम टू सेम होता है पेरेंट सेल से। अगर माइटोसिस जो सोमैटिक सेल्स है उनमें नहीं होता है तो देखो कैसे होता है, सारा गड़बड़ हो जाता है ना। स्किन सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो वहां पर स्किन सेल्स ही फॉर्म करना है, तो जो डीएनए होता है वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सेम टू सेम रहता है, दैट आइडेंटिकल रहते हैं। दैट इज वाई स्किन सेल डिवाइड होगी तो स्किन सेल ही मिलेगी, अदरवाइज स्किन सेल डिवाइड होगी कुछ अदर ही मिल जाता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सो जो मेंटेनेंस होता है ना क्रोमोसोमल नंबर का मेंटेन करना एवरी सेल में, वो काम पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ माइटोसिस, एंड दैट इज वाई माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में टेक प्लेस करता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. It is completed in two steps as karyokinesis and cytokinesis. So mitosis या meiosis जो भी होगा वो दो स्टेप्स में होगा, दो फेजेस में होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस की अगेन सब फेजेस होती है चार, वो ठीक है। सो माइटोसिस जो है एज अ सेल डिवीजन दो स्टेप्स में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। Karyokinesis is the nuclear division in which is subdivided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. So ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये चार फेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नाउ ये जो डिविजन है ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है। ये इतने फास्ट फास्ट होता है कि ये क्लियर कट मतलब अभी प्रोफेज खत्म हुआ फिर मेटाफेज शुरू हो गया ऐसे नहीं होता है, ये एक दूसरे में इंटरल्यूड होते हैं। हम क्लियर कट उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन फॉर हमारे लिए फॉर सेक ऑफ us we have divided the karyokinesis in three subdivisions: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Although for the sake of convenience above mentioned steps are used, it must be remembered that mitosis is a continuous process. यानी एक फेज हो गया फिर थोड़ा टाइम ऐसे नहीं होता, ये कंटिन्यूसली शुरू रहता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं सर ये। It is a continuous process that starts with disappearance of nuclear membrane in the prophase and ends with the separation of two fully formed. So जब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे सीखना तब समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है एक्चुअली। तो माइटोसिस की सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस का, वो धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। एंड माइटोसिस एंड कहाँ पर होता है, by the formation of two separate daughter cells which are identical to the parent cell. यहाँ पर
जो है वो माइटोसिस खत्म होता है, एंड इसके बीच में जो भी होता है उसको हमने इन सब डिविजन्स में डिवाइड किया है फॉर आर सेक, हमारे लिए किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नाउ यस मैम। इसमें सबसे पहला फेज जो है माइटोसिस का, दैट इज प्रोफेज। सो जो हमने बोला कि पहला जो होता है दैट इज ये जो न्यूक्लियस का कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से आपको मेंशन किया है, इट शोज कि the disappearance of nuclear membrane has started in प्रोफेज। सो सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है प्रोफेज में, प्रोफेज में बहुत सारे और भी चेंजेस होते हैं। वो क्या क्या होता है वो हमको यहाँ पर देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट या शुरुआत होती है वो इससे होती है, डिसअपियरेंस, और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स disappearing. This phase involves condensation of chromatin material. जो लास्ट लेसन था सेल ऑर्गेनेल्स का, उसमें हमने क्रोमैटिन फाइबर सीखे कैसे होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। तो क्रोमैटिन यस मैम, मटेरियल थ्रेड जो लाइक। राइट, हाँ, वो थ्रेड लाइक होते हैं। सो जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो अभी कंडेंस होना शुरू, यानी क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं उनका कॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, सो दैट दे बिकम थिकर, बन जाते हैं, वो छोटे बनते हैं एंड थिक बनने लगते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इस फेज में पहला चेंज आने लगता है डिसअपियरेंस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। सेकेंड चेंज जो होता है वो क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट्स। ये हो गया सेकेंड नंबर पर आएगा ये। नाउ उसके बाद क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। ये जो सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल होते हैं ना, यहाँ पर जो दो हो गए, देखो यहाँ पर ये कहाँ पर होता है, जो G2 फेज होती है ना इंटरफेज की, वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमको यहाँ पर दो दिखाई दे रहे। अभी ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, यानी इसमें से एक जो है वो इसके अपोजिट जाना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोसोम। सो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक हो रहा है डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। समझ में आ रहा है? दीज आर द थ्री मेन चेंजेस व्हिच हैपन इन, और दीज आर द थ्री मेन इवेंट्स व्हिच टेक प्लेस इन प्रोफेज। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पिक्चर दिए देखो, एक अर्ली प्रोफेज की है एंड एक है लेट प्रोफेज। अभी अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। लेट प्रोफेज में हमको ये डिसअपियर हो रहा है ऐसे दिखाई देता है। यहाँ पर कंडेंसेशन शुरू हो गया है, यहाँ पर कंडेंसेशन कंप्लीट, मतलब जो थ्रेड लाइक दिखाई दे रहे थे वो यहाँ पर हमको पैर में दिखाई देने लगे, यानी कंडेंसेशन यहाँ पर हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। मतलब एट द एंड ऑफ प्रोफेज कैसे दिखती है सेल, ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। अगेन ये जो माइग्रेशन है ना, ये दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है कि जो 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 दो सेंट्रोसोम्स है वो माइग्रेट हो रहे हैं दो अपोजिट पोल में, जैसे अर्थ का साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल होता है ना, उस तरीके से दो अपोजिट पोल्स पर ये दोनों चले जाते हैं। दिस ऑल हैपेंस इन प्रोफेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? यस समझ मैम। में आ रहा है? ठीक है। नाउ कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, जो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक सिंगल थ्रेड लाइक दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग दिख रहा है। अभी ये पता है ना, ये जो डॉट्स है, व्हाइट डॉट है, ये क्या है? हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर 10th में सीखा है, क्या क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोमियर्स, बराबर है ना? दीज आर द सेंट्रोमियर्स जहां पर अटैचमेंट होती है। याद आ रहा है? 10th का कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोगों ने क्रोमोसोम को इस तरीके से कुछ निकाला था ना, एंड क्रोमोसोम के टाइप यहाँ पर जो होता है, जहां पर ये दो आर्म्स होते हैं, इनको आर्म बोला जाता है। दिस इज वन आर्म Yes, एंड ma'am. दिस इज, हाँ, तो ये जो दो आर्म्स एक दूसरे को अटैच होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर जो व्हाइट डॉट भी दिखाई दे रहा है ना, दीज आर द सेंट्रोमियर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दीज आर द सेंट्रोमियर्स। सो एट द,
मतलब प्रोफेज में हो क्या रहा है, जब कंडेंसेशन होता है तो एक्चुअली क्या होता है ये यहाँ पर बताया है. Due to the condensation, each chromosome becomes visible under light microscope, which can be seen with its sister chromatid connected by the centromere. सी, मैंने लास्ट लेसन के टाइम भी आपको बोला था, जब क्रोमाटिन फाइबर के फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, एट दैट टाइम दे आर नॉट विजिबल टू अस. जब उनमें कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, एट दैट टाइम वी कैन सी द क्रोमोसोम्स अंडर माइक्रोस्कोप. तब हमको वो कैसे दिखाई देते हैं? These are connected with the sister chromatids by the centromere. Now sister chromatid क्या होता है? सी, ये जो है ना, यहाँ पर दोनों लाल लाल कलर के लाइंस है, करेक्ट है ना? दिखाई दे रहा है आपको? दोनों भी रेड है एंड दोनों रेड जो है वो व्हाइट डॉट से अटैच है. तो ये दोनों रेड या दोनों जो ब्लू होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर. जो जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं ना एक दूसरे से, उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड. अभी जो मैंने या हमने सॉरी हमने जो क्रोमोसोम निकाला था, इसको हमने आर्म, मतलब 2 आर्म्स होते हैं ऐसे 10th में सीखा था, करेक्ट है ना? राइट. इसी को हम अभी क्रोमैटिड बोलते हैं. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ. अभी सिस्टर क्रोमैटिड क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड यानी ये जो दोनों एक दूसरे से एकदम सिमिलर लगते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. एंड दीज सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, ये जो यहाँ पर होता है, सेंट्रोमियर. तो हमने जो 10th में सीखा था वही यहाँ पर उसी फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है. समझ में आ रहा है? ये जो 2 आर्म्स है, ये 2 आर्म्स यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, which are attached with each other with the help of centromere. क्लियर है? रोहित, समझ में आ रहा है? यस मैम. ठीक है. सो प्रोफेज में क्या होना शुरू हो गया है? कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में एक्चुअली क्या होता है? कंडेंसेशन में जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो उनमें कॉइलिंग होना शुरू हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट थिकनिंग बढ़ जाता है एंड द क्रोमोसोम विल अपीयर as sister chromatids which are connected by the centromere. इस फॉर्म में हमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा. The nucleolus starts to disappear. जो हमने पहले ही देखा है प्रोफेज में जो इवेंट्स होते हैं, उसमें ये एक इवेंट है कि न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज में. समझ में आ रहा है ना? यस. The nuclear membrane disintegrates and disappears gradually. Centrosome, which had undergone duplication during the interphase, it begins to move towards the opposite pole of the cell. Mitotic apparatus is almost completely formed. अभी mitotic apparatus, उसी का मतलब होता है स्पिंडल फाइबर्स. ये जो है ना, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बोला है, ठीक है ना? ये जो लाइंस दिखाई दे रहे हैं हमको, these are called as spindle fibers or mitotic apparatus और spindle apparatus. ये तीनों नाम एक दूसरे के synonyms है. These are the, अभी ये मेटाफेज का डायग्राम एक्चुअली, these are the centrosomes which have reached the opposite poles. अभी ये centrosomes जो होते हैं ये फाइबर फॉर्म करते हैं जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं. ठीक है, यही काम होता है सेंट्रोसोम्स का या सेंट्रियोल्स का. ये काम है, इंपॉर्टेंट काम जो है ना सेल में, ये इसके सिवा इनका कोई दूसरा काम नहीं होता है. दे फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स. सो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का काम जो है वो जो प्रोफेज एंड होती है तब तक कंप्लीट हो चुका होता है. यानी प्रोफेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा. दूसरा होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट्स. ठीक है, उसके बाद ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है दे विल अपीयर लाइक
sister chromatids which are attached with each other by the centromere. ठीक है, ये होगा प्रोफेज में. उसके बाद जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है. एट द सेम टाइम जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, एंड जो एस्टर फॉर्मेशन है या एस्टर फाइबर्स जो बोलते हैं या स्पिंडल apparatus, उसका फॉर्मेशन हो जाता है प्रोफेज में. सो दीज आर द 4 to 5 इवेंट्स व्हिच टेक प्लेस इन प्रोफेज. क्लियर है? यस मैम. ठीक है. नाउ सी सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल्स, ऑल जो है ना, ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स है. इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. जिससे एस्टर फॉर्मेशन होता है या फाइबर्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं सेंट्रियोल्स. ठीक है, समझ में आ रहा है? और सेंट्रोमियर यानी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसको अटैच करने वाला जो पार्ट है दैट इज सेंट्रोमियर. सेंट्रोजोम मतलब क्या है? ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल जब पोल्स पर चला जाएगा इस तरीके से, उसको हम सेंट्रोजोम बोलते हैं. समझ में आ रहा है? यस मैम. तो इन वर्ड्स में बिल्कुल भी ये करना नहीं है, जंबल करना नहीं है. राइटिंग के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं. यानी सेंट्रोमियर के इधर अगर आपने सेंट्रोजोम लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सारे मतलब ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सो प्रोफेज समझ में आ गया आपको क्या है, या व्हाट चेंजेस हैपन इन द सेल ड्यूरिंग प्रोफेज? समझ में आ गया? यस. उसके बाद जो सेकेंड फेज होती है दैट इज मेटाफेज. नाउ मेटाफेज में क्या होगा? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे इक्वेटर पे लाई करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरीके से लाई करते हैं. दैट इज व्हाई इसको हम मेटाफेज बोलते हैं एक्चुअली. नाउ इन दिस फेज क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली कंडेंस. यानी जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है वो मेटाफेज में जब सेल एंटर करती है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. यानी इस तरीके से हमको क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, so that they appear very short, and that is why जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो अभी शॉर्ट दिखाई देगा हमको. सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर बिकम वेरी प्रोमिनेंट. सो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये वाला एक एंड ये वाला एक, ये प्रोमिनेंटली हमको दिखाई देते हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो अटैच करने के लिए सेंट्रोमियर होता है वो भी प्रोमिनेंटली दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस. ठीक है. सो सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर दे बिकम प्रोमिनेंट. ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटर पर लाई करते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम्स. दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट. सो ये जो है ना, ये फॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट. नाउ माइटोटिक स्पिंडल इज फुल्ली फॉर्म. ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये फुल्ली फॉर्म हो जाते हैं. जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये हेल्प, या सेंट्रोजोम होता है वो हेल्प करता है माइटोटिक apparatus या स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में. नाउ ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? दीज स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टू इट्स रिस्पेक्टिव पोल. यानी जो रिस्पेक्टिव पोल होगा उसका, उस वहां पर अटैच करने में ये फाइबर्स हेल्प करते हैं. यानी यहाँ का जो सिस्टर क्रोमैटिड होगा वो इस साइड में जो सेंट्रोजोम है उसको अटैच करेगा, एंड इस साइड का जो होगा वो रिस्पेक्टिव पोल पर अटैच होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? दिस इज द, यस मैम. ये फंक्शन होता है इन स्पिंडल फाइबर्स का. द माइटोटिक स्पिंडल इज फुल्ली फॉर्म्ड. सेंट्रोमियर of each chromosome divides into two. यहाँ पर जो है ना, ये जो सेंट्रोमियर होता है हर एक क्रोमोसोम का, ये अभी दो में डिवाइड होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे होने शुरू हो जाते हैं.
बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये यहाँ पर अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ इस में आ रहा है। इसका वीडियो मैं आपको मैम भेजती वो हूँ। जंबल हो रहा है। जंबल हो रहा है। सी मैम एक बार लिंक सेंड कर लेना, वापिस एक बार देख लेंगे। हाँ, मैं आपको हाँ वीडियो वो उसका जंबल हो रहा है। उसका वीडियो आपको भेजूंगी, एंड वीडियो के साथ फिर से कल एक बार हम फिर से डिस्कस भी करेंगे। प्रोफेज में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेटाफेज में आ सकता है। फिर से एक बार बोलती हूँ, जो भी कंडेंस होकर शॉर्ट जो भी क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे इक्वेटर पर लाई करते हैं। जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है, सिमिलरली मतलब दो पोल्स हैं, उसके सेंटर में जो भी प्लेन होगा उसको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो उस इक्वेटोरियल प्लेन में सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक रो में खड़े हो जाते हैं, लिटरली रो के जैसे दिखाई देता है, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेन। ठीक है। नाउ एट द सेम टाइम द एस्टर फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस। यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स होते हैं यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। अभी ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, ये डिफरेंट 4 टाइप के होते हैं। ये अभी उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। लेकिन स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टू द रिस्पेक्टिव पोल। ये इसको यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। इस साइड वाला होगा वो यहाँ पर अटैच होगा, एंड ये बाजू वाला जो होगा वो यहाँ पर अटैच होगा। अभी ये अटैचमेंट का साइट क्या होता है? ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, वहां पर ये अटैच होते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो Yes. फाइबर होता है ये सेंट्रोमियर पर अटैच होके फिर रिस्पेक्टिव पोल पर जाता है। ठीक है। नाउ ये फाइबर जब शॉर्ट होने लगेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रैंड आएगा, एंड ये जो डबल स्ट्रैंड हमको दिखाई दे रहा है वो कट हो जाएगा सिंगल में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर हम अपने जो हाथ है वो हमारे फिंगर्स अगर इंटरलॉक करके एक दूसरे में रखते हैं, लेकिन हमको जब हैंड्स अलग अलग करने तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, एंड देन दोनों हाथ अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? Yes ma'am. सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। ये क्यों होता है? बिकॉज ये जो फाइबर है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा? इट विल अप्लाई फोर्स, यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा। ये Yes, वाला separate. फाइबर यहाँ पर अप्लाई करेगा, ये वाला फाइबर यहाँ पर अप्लाई करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये जो क्रोमोसोम होता है जो डबल स्टैंडर्ड हमको दिखाई देता है वो अभी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। Yes. सेपरेट कहाँ पर होता है? वो ये जो सेंट्रोमियर होता है वो वहां पर जो अटैचमेंट होती है वहां पर सेपरेट होता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes ma'am. ये प्रोसेस आगे होगी, लेकिन मेटाफेज में सिर्फ इतना तैयारी जो है ना कि सारे फाइबर्स यहाँ पर अटैच हो गए, मतलब ये जो है ये होगा सिर्फ मेटाफेज। बाकी का जो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह है वो आगे की फेज में होगा। ठीक है। मुझे सिर्फ सेंट्रोमियर यहाँ पर जो बोला है ना कि सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, वो डिवाइड होता है वो इस वजह से डिवाइड होता है, ये आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है। So mitotic spindle is fully formed. Centromere of each chromosome divides into 2. So centromere जो होता है यहाँ का वो डिवाइड होके 2 में डिवाइड हो जाएगा, each being associated with a chromatid. So हर एक मतलब अभी क्या होगा? जो डॉटर क्रोमोसोम था पहला, हम सॉरी डॉटर क्रोमैटिड्स, सॉरी सिस्टर, ये डॉटर सिस्टर का ये हो जाएगा, बाद में आएगा ये। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रोमोसोम के ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो अलग अलग हो गए, एंड हर एक का अपना अपना यहाँ पर सेंट्रोमियर होगा। समझ में आ रहा है? Yes ma'am. मैम ये वो जो स्पिंडल फाइबर में जो सेपरेट में ऑपोजिट में है वो उनको क्या बोलते हैं? वो प्रोसेस बाद में होती है। ठीक है। मतलब मेटाफेज में क्या होगा? ये यहाँ पर सिर्फ अटैचमेंट हो जाएगी। अटैचमेंट Yes. होने के बाद बिकॉज ऑफ अ स्लाइट फोर्स, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना ये 4 टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है ना वो 4 टाइप के होते हैं। सिमिलरली वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर ऐसे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. यहाँ पर इलोंगेशन होगा, एंड यहाँ पर जो अटैच होते हैं ना इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। सो ये दोनों के हेल्प से ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं ये सेपरेट होने में ये दोनों भी हेल्प करते हैं। जो आपका ओल्ड पोर्शन था ना उसमें ये डिटेल में था, लेकिन आपके न्यू पोर्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी
ये वजह होती है कि यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर होता है वो इलोंगेट होता है, एंड जो यहाँ पर होते हैं विच आर अटैच टू द अपोजिट पोल्स, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होना, ये छोटा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो सेंट्रोमियर है जो हमको इस तरीके से, यानी जो एक्स Yes. होता है ना, वो एक्स यहाँ पर डिवाइड होके सेंट्रोमियर भी दो अलग अलग हो जाएंगे, फिर हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. So centromere of each chromosome, it divides into two, each being associated with the chromatid. तो every sister chromatid का अपना अपना एक जो centromere होता है वो होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? मतलब इस तरीके से ये सिस्टर क्रोमैटिड है, उसका खुद का अपना सेंट्रोमियर है यहाँ पर, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है, उसका खुद का अपना यहाँ पर सेंट्रोमियर है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अभी ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया, यही पोजीशन यहाँ पर होती है, लेकिन ये इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि ये हमको ऐसे दिखाई नहीं देता है, ये अटैच है ऐसे ही दिखाई देता है जब हम ड्राइंग निकालते हैं तब। क्लियर है? तो इसके Yes, बाद ma'am. का जो है ना आगे का एनाफेज टीलोफेज, ये हम कल के लेक्चर में देखते हैं। इससे पहले मैं आपको सेल डिवीजन का जो माइटोसिस मियोसिस है उसकी वीडियोस भेज देती हूँ, ओनली जो रिलेटेड टॉपिक है उसी का वीडियो देखना, बाकी का देखने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है? Okay, ma'am. बाय।